नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बिल्कुल नए देश की अर्थव्यवस्था को मतलब जीरो से कैसे बनाया जाता है? यही वो जबरदस्त चुनौती थी जिसका सामना भारत ने 1947 में किया। और इसका जवाब था एक बहुत बड़ा 60 साल लंबा एक्सपेरिमेंट, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, किसी देश की इकोनॉमी को जीरो से कैसे खड़ा किया जाता है? आज़ादी के बाद भारत के सामने यह सबसे बड़ा सवाल था और इसका जो जवाब खोजा गया वो एक बहुत ही साहसिक विचार था। आज के सफर में हम देखेंगे कि ये आइडिया आखिर आया कहाँ से, इसने एक नए राष्ट्र की नींव कैसे रखी, फिर रास्ते में कौन सी बड़ी मुश्किलें और मोड़ आए, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया के लिए दरवाजे खोले और आखिर में इस पूरे युग का अंत कैसे हुआ। तो सबसे पहले इस विचार की शुरुआत हुई कहां से? आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि पंचवर्षीय योजना का आइडिया असल में भारतीय नहीं था। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं 1928 के सोवियत संघ में, जहां जोसेफ स्टालिन ने इसे पहली बार लागू किया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मॉडल में राष्ट्र निर्माण का एक जबरदस्त टूल देखा और 1951 में इसे भारत के लिए अपना लिया। तो ठीक है, आइडिया तो बाहर से आ गया, पर भारत ने इसे लागू कैसे किया? शुरुआती दौर में पहली दो योजनाओं का पूरा फोकस देश की नींव बनाने और इंडस्ट्री खड़ी करने पर था। पहली योजना जो 1951 में शुरू हुई, उसके लक्ष्य बहुत बड़े थे। मेन फोकस था खेतीबाड़ी पर और ये हेरोड डॉमन मॉडल पर आधारित थी, यानी ये सोच कि अगर देश में निवेश और बचत को बढ़ाया जाए तो अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। बंटवारे के बाद देश को फिर से खड़ा करना, इंडस्ट्री और खेती दोनों को साथ लेके चलना और हाँ, सभी के लिए सस्ती हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये सब इसके लक्ष्य थे। और ये सिर्फ कागज पर नहीं था, इसके ठोस नतीजे भी निकले। भाखड़ा नंगल जैसे बड़े बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू हुए। देश के पहले 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IITs स्थापित किए गए और हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC बनाया गया। ये वो संस्थाएं हैं जो आज भी देश की तरक्की की रीढ़ हैं। अब दूसरी योजना आते आते पूरा गियर ही बदल गया। फोकस खेती से हटकर भारी उद्योगों पर यानी हैवी इंडस्ट्री पर चला गया और इसके लिए महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया। इसका सीधा सा मतलब था कि देश के अंदर ही बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएं, जैसे स्टील, मशीनरी, ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, रास्ता इतना आसान नहीं था। अगला दशक चुनौतियों, संकटों और एक ऐसी क्रांति का गवाह बना जिसने इस पूरे प्लानिंग मॉडल को ही टेस्ट कर डाला। ये पूरा दशक उथल-पुथल भरा था। सोचिए, 1966 में पहली बार भारतीय रुपए की कीमत गिरानी पड़ी, जिससे इकॉनमी हिल गई। युद्ध, संसाधनों की कमी और महंगाई इतनी बढ़ गई कि 1966 से 1969 तक योजनाओं को ही रोकना पड़ा। इसे प्लान हॉलिडे कहा गया। इसी बीच राज्यों को केंद्र से पैसा कैसे मिलेगा, इसके लिए गाडगिल फॉर्मूला लाया गया। और इन सबके ऊपर से 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया। इन्हीं सब संकटों के जवाब में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 5वीं पंचवर्षीय योजना में एक बड़ा बदलाव आया। अब पूरा जोर एक ही चीज पर था, गरीबी हटा। और इसी मुश्किल दौर में एक ऐसा समाधान निकला जिसने भारत की तस्वीर ही बदल दी। वो थी हरित क्रांति। चौथी योजना के दौरान शुरू हुई इस पहल ने भारत को अनाज की कमी वाले देश से निकालकर आत्मनिर्भरता की राह पर ला खड़ा किया। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बाद की योजनाओं का फोकस बदला और भारत ने दुनिया के साथ जुड़ने की तैयारी शुरू की। इसके बाद की योजनाओं में प्राथमिकताएं तेजी से बदलीं। छठी योजना में नाबार्ड बनाकर ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। 7वीं योजना राजीव गांधी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को केंद्र में लेकर आई। 8वीं योजना तक आते आते उद्योगों का मॉडर्नाइजेशन एक मेन मुद्दा बन गया। और फिर 9वीं योजना में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तय समय में लक्ष्य पूरे करने के लिए स्पेशल एक्शन प्लान्स पर जोर दिया। मतलब ये दौर लगातार बदलाव का था। और इसी दौर में भारत ने दुनिया की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 1 जनवरी 1995 वो तारीख जब भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का सदस्य बना। ये एक साफ संकेत था कि भारत अब दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। अब कहानी के आखिर तक आते आते
यानी 12वीं और अंतिम योजना तक लक्ष्य और भी ज्यादा सामाजिक हो चुके थे। अब फोकस खेती के अलावा दूसरे सेक्टर्स में 5 करोड़ नौकरियां पैदा करने, लैंगिक और सामाजिक भेदभाव को कम करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर एजुकेशन तक पहुंचाने पर था। ये योजना 2017 तक चली और इसके साथ ही एक युग का अंत नजदीक आ रहा था। और यहीं से हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां एक बड़े संस्थागत बदलाव ने 60 साल पुरानी परंपरा का अंत कर दिया। साल था 2014। ये वो साल था जिसने भारत की आर्थिक योजना की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। 2014 में जो नई सरकार आई उसने योजना आयोग को ही भंग कर दिया। इसके आखिरी डिप्टी चेयरमैन मोंटेग सिंह अहलूवालिया ने 26 मई 2014 को अपना इस्तीफा दे दिया था। तो योजना आयोग की जगह क्या आया? एक नई संस्था, नीति आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पर इसका काम अलग था। ये एक सेंट्रल प्लानर नहीं, बल्कि सरकार के लिए एक थिंक टैंक है जो सिर्फ रणनीतिक सलाह देता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। एक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है? सेंट्रलाइज प्लानिंग जैसा 60 सालों तक चला, या फिर रणनीतिक सलाह वाला नया मॉडल? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है।